वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चीन में जुल्म का शिकार उइग़ुर मुसलमानों की हिमायत में अमेरिका ने यूएन में पेश की करारदाद। हिंदुस्तान समेत 11 ममालिक ने नहीं किया वोट। करारदाद हुई मुस्तरद तो चीन हुआ खुश, अमेरिका को लगा झटका। यूक्रेन पर रूस ने नए सिरे से की चढ़ाई। 100 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को मारने का किया दावा। बाइडन ने दुनिया में एटमी तबाही का जाहिर किया खतरा। फलस्तीनियों के साथ झड़पों के दौरान इसराइल पर लेबनान से हमले का खतरा। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी फौज को अलर्ट रहने का जारी किया हुक्म। उइग़ुर मुसलमानों की ताईद में अमेरिकी करारदाद पर वोटिंग से हिंदुस्तान ने किया वॉकआउट। इनडायरेक्ट चाइना की मदद की तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, पीएम मोदी इसकी वजह बताएं। मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांधकर पीटने वाले गुजरात पुलिस के ही अहलकार थे। कर दी गई शनाख्त, जांच के बाद होगी कार्रवाई। और दिल्ली में बौद्ध महासभा में हजारों अफराद को दिलाई गई हिंदू देवी देवताओं को न मानने की कसम। आम आदमी पार्टी लीडर भी थे मौजूद। बीजेपी ने उठाए सवाल। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील जानते हैं। चीन के शुमाल मगरबी इलाके सिंकियांग में उइग़ुर मुसलमानों और दिगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ चीन के मज़ालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक़ इंसानी कौंसिल में बहस की एक तहरीक मुस्तरद कर दी गई। हालांकि कौंसिल का कहना है कि सिंकियांग में अक़लियतों के खिलाफ जिस बड़े पैमाने पर मज़ालिम हो रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ हैं। जिनेवा में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के 47 अरकान में से 17 ने बहस कराने के हक़ में, जबकि 19 ने इसके खिलाफ वोट दिया। हिंदुस्तान समेत 11 ममालिक ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक की तरफ से पेश करदा तहरीक मुस्तरद हो गई। हालांकि मगरबी मुल्कों का ख्याल था कि चूँकि ये इंसानी हुकूक़ का मामला है, इसलिए तकरीबन तमाम ममालिक इसके हक़ में वोट देंगे। चीन ने उइग़ुर मुसलमानों और दिगर नस्ली अक़लियतों पर मुबैना मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल में बहस की तहरीक मुस्तरद हो जाने को अपनी फ़तह करार दिया, जबकि इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों ने इसको शर्मनाक रवैया करार देते हुए मज़म्मत की। यूक्रेन की जानिब से रूसी अफवाज को पीछे ढकेलने और कई इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के दावों के बाद अब खबर सामने आ रही है कि रूस ने फिर एक मरतबा यूक्रेन पर नए सिरे से चढ़ाई कर दी है। रूसी वजारत दिफा ने इत्तला दी है कि यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में ज़ेत्सियो बस्ती को रूसी अफवाज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। रूसी फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि ताज़ा झड़पों में 120 से ज़ायद यूक्रेनी फौजियों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 5 टैंक, 12 बख्तरबंद गाड़ियाँ और 14 कारें तबाह कर दिए गए। कोनाशेंकोव ने कहा है कि खार्किव के इलाके में 2 यूक्रेनी तकरीबकारी और जासूसी ग्रुपों को भी हलाक कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन में नाकामियों के बाद रूस की जानिब से टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान सामने आने से दुनिया में शदीद एटमी तबाही का खतरा है। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जो बाइडन ने कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल बहरान के बाद से दुनिया में एटमी तबाही का खतरा शदीद तरीन है, क्योंकि रूसी हुक्काम यूक्रेन पर 8 महीनों से जारी हमले में बड़े पैमाने पर नाकामियों का सामना करने के बाद टैक्टिकल जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जब वो टैक्टिकल जोहरी हथियारों या बायोलॉजिकल या केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो रूसी लीडर मजाक नहीं करते। इससे पहले भी रूसी सदर मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि रूस अपने डिफेंस में जोहरी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है।
فلسطین کے علاقے غرب اردن میں اسرائیلی فورس اور مزاحمتی فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ قابض اسرائیلی حکام نے بیت المقدس سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوانوں کو 500 شیکل جرمانہ ادا کرنے کے علاوہ اس ماہ کی 18 تاریخ تک مسجد اقصیٰ میں جانے پر پابندی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وکیل خالد زبارقہ نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ سے بے دخل کیے جانے والے شہریوں میں طارق علیان، رامی عبدالسلام، محمد اور نائل جبارین اور محمد محمد شامل ہیں۔ قابض فوج نے ان 5 نوجوانوں کو بدھ کو مسجد اقصیٰ پر یہودی آبادکاروں کے دھاوے کے دوران گرفتار کیا تھا۔ ترک میڈیا کے مطابق انقرہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد شاکر اوزکان ترنولر کو تل ابیب میں اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ ترکیہ کے ٹی وی کے مطابق 4 سالوں میں اسرائیل میں یہ پہلا ترک سفیر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یار لپید نے حال ہی میں اپنی حکومت کی طرف سے ترکی میں ملک کے نئے سفیر کے طور پر ایریت لیلیان کی تقرری کو منظوری کا اعلان کیا تھا۔ بتا دیں کہ عرب ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے بعد اسرائیل نے افریقی عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ترکی کے ساتھ بہتر ہوتے اس کے تعلقات نے فلسطینیوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے لبنان کے ساتھ سمندری سرحد کی حد بندی سے متعلق حالیہ پیش رفت کی بنا پر سیکیورٹی کی صورتحال کے بگڑنے کے خدشے پر اپنی فوج کو چوکنا رہنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق بینی گینٹس نے فوج کو ہدایت کی ہے کہ لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدام کریں اور کسی بھی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ اسرائیل نے سمندری سرحدوں کی حد بندی کے معاہدے کے مسودے پر لبنان کی تجویز کردہ ترامیم کو مسترد کر دیا تھا۔ ان ترامیم کے ذریعے معاہدے میں ممکنہ گیس اور تیل کے وسائل میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار کی جا رہی تھی۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے کے قریب شدید جھڑپوں کی خبر سامنے آئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی اڈے کے قریب جاری جھڑپوں میں مختلف طرح کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جھڑپوں میں کم سے کم 5 افراد مارے جا چکے ہیں اور درجنوں افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اربیل میں الحریر نامی امریکی فوجی اڈے کے قریب ہونے والی ان جھڑپوں میں یہ جھڑپیں کیسے شروع ہوئیں اس کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہے۔ ایران میں جاری مظاہروں کو جہاں ایرانی قیادت امریکہ و اسرائیل کی سازش قرار دے رہی ہے تو وہیں مغربی میڈیا ایران میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس درمیان ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے مشرقی شہر زاہدان میں 82 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 30 ستمبر کو کم از کم 66 افراد کو ہلاک کرنے کی خبر سامنے آئی تھی۔ تنظیم نے ایک بیان میں مزید کہا کہ زاہدان میں ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اس نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مظاہرین کو قتل یا شدید نقصان پہنچانے کے واضح ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تنظیم نے وضاحت کی کہ ایرانی حکام احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش میں جعلی اکاؤنٹس پھیلا رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں چھوٹے بچوں کی ایک نرسری میں اندھا دھند فائرنگ کے خوفناک واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی ہے۔ بتا دیں کہ کل تھائی لینڈ کے شمال مشرقی صوبے نونگ بو لمفو کے ایک ڈے کیئر سینٹر میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں زیادہ تر ملازمت پیشہ والدین کے بہت ہی کم سن بچوں کی دن کے وقت دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ پولیس کے مطابق جمعرات 6 اکتوبر کے روز پیش آنے والے اس واقعے میں تھائی لینڈ پولیس کے سابق اہلکار نے نرسری میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تاہم ابھی تک اس حملے کی وجوہات کا علم نہیں ہو پایا ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں 22 بچوں اور کئی بالغوں سمیت 38 افراد مارے گئے ہیں۔
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की तरफ। चाइना के उइग़ुर मुसलमानों की तायद और उन पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ अमेरिका ने एक करारदाद चीन के ख़िलाफ़ UN में पेश की थी। हिंदुस्तान ने इस करारदाद को लेकर हो रही वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इनडायरेक्ट चीन की मदद कर दी, जिसके बाद ये अमेरिकी करारदाद नामंजूर हो गए। इसी को लेकर MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए PM मोदी पर तंज किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि PM मोदी साहब, क्या इसकी वजह बताएंगे कि आखिर हिंदुस्तान ने UNHRC में उइग़ुर मुसलमानों के मसाइल पर हो रही वोटिंग में हिस्सा ना लेकर चीन की मदद क्यों की? क्या वो शी जिनपिंग को नाराज़ करने से इतना डरते हैं जिससे उन्होंने 18 मरतबा मुलाकात की? क्या हिंदुस्तान हक़ बात नहीं कर सकता? गुज़िश्ता दिनों गुजरात की एक अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, जिसमें सादा कपड़ों में कुछ लोग 4 अफराद को बिजली के खंभों से बांधकर लाठियों से मारते हुए नजर आ रहे थे। अब उनकी शनाख्त खेड़ा ज़िले के लोकल क्राइम ब्रांच LCB यूनिट के पुलिस एहलकारों के तौर पर की गई है। इनमें पुलिस इंस्पेक्टर AV परमार भी थे। एक और शख्स की शनाख्त सब इंस्पेक्टर DB कुमावत के तौर पर हुई है। गुजरात के DGP आशीष भाटिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने वीडियो में नजर आने वाले पुलिस एहलकारों की तहकीकात का हुक्म दिया है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। कपड़ुंज तालुके के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस VN सोलंकी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परमार और कुमावत के बारे में पूछे जाने पर एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि हम इनकार नहीं कर सकते कि वो हमारे आदमी हैं, उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की कसम खा रहे हैं। इस वीडियो में दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल है। ये वीडियो बौद्ध महासभा के मौके का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर BJP ने सवाल उठाए हैं। BJP तर्जुमान हरीश खुराना ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली हुकूमत के मिनिस्टर ने हिंदुओं के देवी देवताओं की तौहीन की है। उनके अलावा BJP लीडर कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी ने भी इस प्रोग्राम पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि इस वाक़े को लेकर अरविंद केजरीवाल भी राजेंद्र पाल गौतम से नाराज़ हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार में मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम बुद्ध महासभा की तकरीब में शामिल हुए थे, जहां हिंदुओं की देवी देवताओं को नहीं मानने का हलफ या कसम दिलाया गया। उस वक्त स्टेज पर राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और वो भी कसम खा रहे थे कि भगवान कृष्ण, राम और दीगर देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट करते हुए दावा किया कि 500 से ज़्यादा रेड, 3 महीनों से CBI, ED के 300 से ज़्यादा अहदेदार 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं। केजरीवाल ने आगे लिखा कि अपनी गंदी सियासत के लिए इतने अहदेदारों का वक्त बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे मुल्क कैसे तरक्की करेगा।
बता दें कि मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई कायदीन के खिलाफ मरकजी एजेंसियां शराब घोटाले समेत मुख्तलिफ केसेस में छापे मार रही हैं। इन छापों को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये छापे दरअसल उनके पार्टी लीडरों को तोड़ने के लिए या उन पर दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कायदीन में ज़बरदस्त लफ्ज़ी जंग जारी है। ऐसे में बीजेपी गुजरात सदर CR पाटिल की जानिब से रियासत के सरकारी स्कूल देखने की दावत को मनीष सिसोदिया ने कबूल कर लिया है। साथ ही कहा, हमें लगता है कि CR पाटिल भाग खड़े होंगे। पाटिल साहब ने ये भी कहा है कि आप आइए, मैं आमंत्रण देता हूँ स्कूल देखने के लिए, तो मैं पाटिल साहब का आमंत्रण स्वीकार भी करता हूँ। ये अच्छी बात है। मैं पहले भी गया था देखने, आपने खुद भी देखा कि किस तरह के स्कूल वहाँ पे हैं, तो मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। मैं पाटिल साहब से कहना चाहता हूँ कि आप बताएं कब आना है, और शिक्षा मंत्री जी के इलाके से शुरू करेंगे। गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखेंगे और उसके बाद फिर और भी स्कूल देखेंगे, कहाँ आपने ठीक कराएं, कहाँ जनता खराब बता रही है, हर तरह के स्कूल देखेंगे। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी दिल्ली आइएगा, हम भी आपको अपने स्कूल दिखाएंगे कि कैसे 5 साल में स्कूल बदले हैं, और आप भी दिखाइएगा कि कहाँ रह गए हैं और कहाँ बदले हैं। अच्छी बात है कि स्कूल पे बहस हो रही है, स्कूल पे चर्चा हो रही है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि CR पाटिल साहब अपने आमंत्रण से पलटेंगे नहीं, और बहुत जल्द गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखने के लिए आमंत्रण की तारीख बताएंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीन में जुल्म के शिकार उइग़ुर मुसलमानों की हिमायत में अमेरिका ने UN में पेश की करारदाद। हिंदुस्तान समेत 11 ममालिक ने नहीं किया वोट, करारदाद हुई मुस्तरद तो चीन हुआ खुश, अमेरिका को लगा झटका। यूक्रेन पर रूस ने नए सिरे से की चढ़ाई, 100 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को मारने का किया दावा। बाइडन ने दुनिया में एटमी तबाही का जाहिर किया खतरा। फलस्तीनियों के साथ झड़पों के दौरान इसराइल पर लेबनान से हमले का खतरा। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी फौज को अलर्ट रहने का जारी किया हुक्म। उइग़ुर मुसलमानों की ताईद में अमेरिकी करारदाद पर वोटिंग से हिंदुस्तान ने किया वॉकआउट। इनडायरेक्ट चाइना की मदद की तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, PM मोदी इसकी वजह बताएं। मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांधकर पीटने वाले गुजरात पुलिस के ही अहलकार थे। कर दी गई शनाख्त, जांच के बाद होगी कार्रवाई। और दिल्ली में बौद्ध महासभा में हजारों अफराद को दिलाई गई हिंदू देवी देवताओं को न मानने की कसम। आम आदमी पार्टी लीडर भी थे मौजूद, बीजेपी ने उठाए सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। मज़ीद दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।